प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार शर्मा आपकी महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इससे गत क्लास में भूगोल के सामान्य अर्थ तथा परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं तथा भूगोल के प्रमुख घटक तथा अंग कौन से हैं। इसके अलावा पृथ्वी की आकृति क्या है तथा ग्लोब किसे कहते हैं, वह सामान्य तौर पर जो प्रश्नावलियों के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी क्या है, जीआईएस क्या है तथा जीपीएस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल की शाखाएं। इससे पूर्व हमने उपागम पढ़े थे, क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम और प्रादेशिक या क्षेत्रीय उपागम। तो शाखाएं जैसे किसी एक पेड़ की डालियां होती हैं, उसी प्रकार से इसके अंतर्गत शाखाएं दी गई हैं। इसमें नंबर 1 शाखा आती है भौतिक भूगोल और नंबर 2 है मानव भूगोल। इन दोनों के बारे में वैज्ञानिक फिलिप ने कहा है कि भूगोल एक वृक्ष है। भूगोल एक वृक्ष है उसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में हैं तथा उसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। तो हमें पता चलता है कि जो भौतिक भूगोल है वह जो भूगोल की जड़ों को अपने अंदर स्थायित्व में रखती है, जबकि मानव भूगोल जो है उसके हर एक पक्ष का अध्ययन करती है। अब हम इसमें विस्तृत रूप में पढ़ेंगे भौतिक भूगोल कि भौतिक भूगोल जो है वह मुख्य तौर पर कितनी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 भौतिक भूगोल भौतिक भूगोल जो है भूगोल की मुख्य शाखा है। भूगोल की मुख्य शाखा है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम प्रकृति से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, जिसकी परिभाषाएं जो है वो मुख्य प्रकार हैं। भौतिक भूगोल की परिभाषाएं नंबर 1 लोबैक नाम के विद्वान हैं। लोबैक के अनुसार, और दूसरी परिभाषा है केन के अनुसार। पाश्चात्य सभ्यता के नाम हैं वो इसी प्रकार होंगे। लोबैक के अनुसार व केन के अनुसार। लोबैक कहते हैं कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण या वातावरण
एवं जीवन के अंतर संबंधों का अध्ययन है। अर्थात जो प्राकृतिक वातावरण है तथा उसके ऊपर जो वनस्पति जीव जंतुओं के आपसी जो संबंध है, यानी वो उस पर किस प्रकार से रहते हैं, उनका व्यवहार क्या रहता है, उनका अध्ययन करता है। जबकि दूसरी परिभाषा केन के अनुसार बहुत सरल परिभाषा है, एक लाइन की, भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है, मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम इसमें अध्ययन करेंगे कि भौतिक भूगोल के अंग या घटक कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के घटक या अंग। सामान्य तौर पर भौतिक भूगोल के 3 घटक हैं, लेकिन इसमें एक चौथा घटक है जो विवादास्पद है। पहला घटक है स्थल मंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जल मंडल। और जो चौथा है वो है जैव मंडल। जैव मंडल जो है वह भौतिक भूगोल के घटक के रूप में विवादास्पद है। मतलब कुछ वैज्ञानिक इसे इसका भाग मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो ये नंबर 1 स्थल मंडल है। स्थल मंडल के अंतर्गत हम पृथ्वी के समस्त स्थल खंडों जैसे उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि जो हमें मुख्य तौर पर स्थल मंडल के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। जबकि दूसरा जो टॉपिक है वह है वायुमंडल। वायुमंडल, इसके अंतर्गत हम वायुमंडल की संरचना, संगठन, जलवायु, मानसून, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का अध्ययन करते हैं। इसके आगे हम नंबर 3 पॉइंट जल मंडल
जलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से महासागर, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर दे रखा है कि जल, महासागर एवं सागर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है कि सागरों की गहराई, लवणता, तापमान, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अलावा समुद्र की गतियां, जिसमें तरंग या लहरें, तरंगें या लहरें, धाराएं, इन स्ट्रीम्स व ज्वार भाटा एवं प्रवाल भित्तियां, एटॉल्स आदि का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात नंबर 4 पॉइंट जैवमंडल, जो मैंने अभी आपको बताया कि यह भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है। इसमें हम सभी जीव जंतुओं, एवं वनस्पति, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें उनकी उद्भव, विकास की अवस्थाएं और वे किन कालों में विकसित हुए का अध्ययन किया जाता है। हमारे द्वारा भौतिक भूगोल के मुख्य अंगों के बारे में जो अध्ययन किया गया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति। इस टॉपिक के अंदर ये मुख्य तौर पर टॉपिक दिया हुआ है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। एक होता है आकार और एक होती है आकृति। सामान्यतः लोग इसे एक ही समझते हैं, आकार और आकृति, यानी उसका शेप कैसा है और उसका साइज कैसा है, दोनों अलग अलग है। जैसे कोई एक चीज इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी है, ये इसके साइज होंगे। जबकि जैसे वो गोल है या वह वर्गाकार है या वह आयताकार है या वह त्रिभुजाकार है, तो इसका शेप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी का शेप है वो किस प्रकार का है, यानी पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमने पढ़ा कि प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी की आकृति को गोलाकार, चपटाकार, तस्त्री आकार बताया, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो मुख्य तौर पर उसका आकार लवदक्ष है। लवदक्ष का अर्थ होता है जियोइड। इसे हम हिंदी में लिखे हैं जियोइड, लवदक्ष, जिसे हम भू आभ भी कह सकते हैं। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण मान लीजिए यहां से दबी हुई है, किसी बॉल को हम पकड़ के दबाएंगे तो बीच से वो उभर जाएगी। तो पृथ्वी जो है इस जगह होकर पृथ्वी से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर दबी हुई है तथा भूमध्य रेखा पर
उभरी हुई है, यहां पर ये उभरी हुई है इस ओर और इस ओर उभरी हुई, और यहां पर ये दबी हुई, उभरी हुई, दबी हुई। ये है भूमध्य रेखा, ये हमारी पृथ्वी है, ये है अक्ष या ध्रुव, ध्रुव नॉर्थ, और ये है साउथ। तो इसे हम लिखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष या ध्रुवों पर दबी हुई है तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। तो आपकी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, आपका ये डाउट अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लोगों को हमेशा संशय बना रहता है कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है। सामान्य तौर पर एनसीईआरटी की बुक्स में देखें तो उसमें पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है। उसमें लिखा हुआ हमारी पृथ्वी की आकृति गेंद के समान है, संतरे के समान है, मौसम्बी के समान है, लौकी के समान है, फुटबॉल के समान है। तो सभी लोगों के अलग अलग उत्तर होते हैं, और लेकिन अब मुझे उम्मीद है आपको स्पष्ट तौर पर पता चल गया होगा कि हमारी पृथ्वी की आकृति लवदक्ष यानी जियोइड है, अर्थात वह पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पर दबी हुई है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोब, कि ये ग्लोब जो है उसकी रचना क्यों की गई। GLOBE, ग्लोब। ग्लोब जो है वह पृथ्वी का परावर्तित गोलक है, यानी उसकी कॉपी है, यानी बड़ी पृथ्वी को छोटा करके दिखाया गया परावर्तित गोलक, जिसे हम पृथ्वी का प्रतिरूप, प्रतिरूप होता है मॉडल, मॉडल भी कह सकते हैं। यानी पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है जिसे हम ऐसे अध्ययन नहीं कर सकते, तो इसे प्रत्यक्ष रूप में अध्ययन करने के लिए ग्लोब का आविष्कार किया गया। इस टॉपिक में कुछ 2-3 जो वर्ड हैं जिनके बारे में नाम ज्यादातर पूछे जाते रहते हैं, उनकी मैं फुल फॉर्म्स भी आपको समझा देता हूं जिसका अर्थ क्या होता है। इसमें एक तो आता है GIS, दूसरा आता है GPS, और दूसरा आता है CC। GIS जो है, आपने मोबाइल्स में GPS का नाम सुना होगा, इसरो संयंत्र इत्यादि पे न्यूज पे आपने GIS का नाम भी सुना होगा, GPS भी सुना होगा। GIS जो होता है वो होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, अर्थात जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे बाढ़, आपदा, कोई भी उल्कापिंड आ रहा है वगैरह, इन सब की जानकारी जो हमें मिलती है वो भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा मिलती है। इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेटिक सिस्टम, और GPS को कहते हैं वैश्विक, यानी ये हमारी वास्तविक स्थिति को बताता है। जैसे हम GPS ऑन करते हैं उससे हमारी लोकेशन पता चल जाती है कि हम वर्तमान में किस स्थान पर खड़े हैं। वैश्विक स्थैतिक तंत्र, जैसे अगर आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, आप उस शहर में अनभिज्ञ हैं, तो आप GPS को ऑन करके उस जगह को ट्रैक करके आप वहां आराम से पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और CSCC का मतलब होता है कंप्यूटर कार्टोग्राफी, यानी संगणक मानचित्र कला।
यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी। यानी कंप्यूटर के द्वारा जो वर्तमान में मानचित्र तैयार किए जाते हैं वह ग्रिड लाइंस व अक्षांश देशांतर के द्वारा तापमान, जलवायु इत्यादि का वितरण दर्शाया जाता है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपका ये कंसेप्ट जो कि अति महत्वपूर्ण है वह क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से और वीडियो को रोक रोक कर देख करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। और नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप विद्यालय के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।